Hello everyone, welcome to Shivi Stadisha. This is class 6 geography, chapter number 7, our country, India. We have already discussed 6 chapters. You will find a link in my description box. So now start chapter number 7. India is a country of vast geographical expanse in the north. It is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, and the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Watch the shores of the Indian Peninsula. तो जैसे कि इसमें पहले पैराग्राफ में कहा है कि इंडिया क्या है, एक वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है। मतलब जो हमारा इंडिया है, यहाँ के जो पूरा जो लैंड है हमारे जो इंडिया का, इस तरह से जो पूरा जो लैंड है उस पर उसकी जो जोग्राफी है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट है। यहाँ नॉर्थ में आपको हिमालयास देखने के लिए मिल जाएंगे पूरे ये। अगर आप साइड पे जाएंगे तो और आपको अरेबियन सी मिल जाएगी देखने के लिए। यहाँ पर आपको इस साइड आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा ईस्ट में, ठीक है। और नीचे पूरा का पूरा आपको ये इंडियन ओशन मिल जाएगा देखने के लिए। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडिया का एरिया देखते हैं तो वो एरिया हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा। एंड द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम द लद्दाख टू कश्मीर इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि नॉर्थ और साउथ से लेके, ये आप देख रहे हो ना, ये हमारी कंट्री का कुछ इस तरह से थोड़ा नीचे हो जाके ऐसे होता है, तो ऊपर जो लद्दाख से लेके अगर मैं नीचे कश्मीर तक की बात करती हूँ, सॉरी कन्याकुमारी तक की बात करती हूँ, उस एरिया की बात करती हूँ, तो ये हमारा 3,200 किलोमीटर तक है। अगर ईस्ट से वेस्ट तक की बात करते हैं, ईस्ट से वेस्ट तक की बात करते हैं, तो इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, आप सबको पता है, और इधर आपका कच्छ पड़ जाता है गुजरात में। तो ये जो एरिया है आपका वो कितना है, 2,900 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम उसका नॉर्थ साइड से लेके हम नीचे कन्याकुमारी तक आते हैं, लद्दाख टू कन्याकुमारी तक आते हैं, तो वो एरिया है हमारा 3,200 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक 2,900 किलोमीटर। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्ट एंड द आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, यहाँ आपको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने के लिए मिलेगी। आपको एक ही देश में आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, प्लेन एरिया भी मिल जाएगा, और अनइवन प्लेट्यू सरफेस भी मिल जाएगा, कोस्ट भी मिल जाएगी। जो कोस्ट होती है, जो समुद्र से लगा हुआ जो एरिया होता है बिल्कुल किनारे वाला, एंड आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी लैंडफॉर्म की। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन अ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द लैंग्वेज एंड द कल्चर। अब यहाँ पर माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन है, तो अब यहाँ के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ के क्लाइमेट में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा, वेजिटेशन में भी चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में मिलेगा, क्योंकि जो एनिमल्स माउंटेन में रह सकते हैं वो डेजर्ट में नहीं रह सकते हैं। तो इसी वजह से, इसकी जोग्राफी की वजह से, ना केवल सिर्फ लैंड फॉर्म्स में बल्कि क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, और जगह जगह लोगों की जो लैंग्वेज होती है, उनका जो कल्चर होता है, ओढ़ने पहनने का तरीका होता है, उनका खाने का तरीका होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें पे आपको यहाँ पर वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। We find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. इतनी सारी वैरायटी होने के बाद भी, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक यूनिटी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, हम यूनिटी में रहते हैं, और यही यूनिटी क्या बनाती है, वन नेशन बनाती है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011, ठीक है ना। तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी थी अगर हम 2011 के सर्वे की बात करते हैं, और ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की आफ्टर चाइना। ये आप सबको पता है, जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना में है, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है वो है हमारा इंडिया। अब इसकी लोकेशनल सेटिंग की बात देखते हैं कि लोकेशनल सेटिंग क्या है इसकी। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपका पूरा ऐसे इक्वेटर है, और इंडिया आपका कहाँ पर है, या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सॉरी यहाँ से ऐसे करके, और ये पूरा इक्वेटर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पर इंडिया लाई करता है, ठीक है, इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के में से पास करती है, जो हमारी कंट्री है उसमें से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट हाफ अवे द कंट्री, कम से कम जो हमारी कंट्री है उसको हाफ कर देती है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल बीच में से पास कर रही है हमारी कंट्री के। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। मैंने आपको पहले ही चैप्टर से पढ़ाया था कि ग्लोब जो है उस पर जो भी हम मैप बनाते हैं, हम ना उसमें लैटिट्यूड के हिसाब से हर कंट्री को लोकेट करते हैं। तो अगर उन लैटिट्यूड के हिसाब से अगर अपनी कंट्री को हम लोकेट करते हैं, तो वो कौन से डिग्री पे लाई करती है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 7 ईस्ट एंड द 97 25
ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड का बताया और ऊपर किसका बताया, लैटिट्यूड का बताया। लैटिट्यूड मैंने आपको क्या बताया, जो लेटी हुई लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड होता है जो वर्टिकल लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। नीचे मैप में भी देखेंगे हम, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। वो कह रहा है कि अगर हम इंडिया को हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, तो आप बताइए कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करेगा, ठीक है। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। देखो होता क्या है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इस तरह से है ये। तो यहाँ जो है, ये गुजरात हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये इसका सबसे वेस्टर्न पॉइंट है और ये इसका ईस्टर्न पॉइंट है। इसके बीच में आपको 29 डिग्री का डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसीलिए एक टाइम का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सूरज यहाँ से जल्दी उगता है ना, तो यहाँ से वो इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो एक टाइम डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है हमें। आगे देखते हैं, अबाउट 2 आवर्स, तो कितने टाइम का फर्क देखने के लिए मिलता है, 2 घंटे का, ठीक है। एज यू हैव लर्न अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। हमने कहा था कि जो 1 डिग्री का जो, अगर आप टाइम देखोगे 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो वो 4 मिनट होती हैं, ठीक है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, तो जैसे कि कहा है कि जो सन है वो कहाँ से निकलता है, वो ईस्टर्न साइड से निकलता है। यहाँ से देखो तो जो अर्थ है वो ईस्ट साइड से निकलता है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट। अब सूरज कहाँ से जल्दी निकल रहा है, ईस्टर्न साइड से निकल रहा है। तो जो सूरज है वो यहाँ पर, जो सन है वो यहाँ पर जब भी दिखता है, ठीक है ना, वो जिस पे अगर मान लीजिए सुबह 4 बजे दिख गया या 5 बजे दिख गया, तो यहाँ पर इधर गुजरात में वो 2 घंटे लेट दिखाई देगा। तो इन लोगों की सुबह तो 2 घंटे पहले ही हो गई, लेकिन यहाँ वाले जो यहाँ के वाले जो लोग हैं, इनको सन 2 घंटे बाद दिखाई देगा, ठीक है। और किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर 29 डिग्री जो डिग्री है, जो उसका डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पर 2 घंटे लेट मिलता है। तो यहाँ पर सारे जो मॉर्निंग वाले काम है वो आपके 2 घंटे पहले शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेट शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सन ही नहीं निकला तो हम कैसे मान लें कि दिन निकल गया, ठीक है। You have already read earlier why the local time of longitude 82 degree 30 east has taken as the Indian Standard Time। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है 82 डिग्री 30, ठीक है, ईस्टर्न, तो ये क्या है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है। द मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इस मेरिडियन को या फिर इस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से निकलता है, ये निकलता है इलाहाबाद से। आपको दिखाती हूँ, यहाँ से, ठीक है, ये निकलता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम टाइम कंसिडर करते हैं पूरे इंडिया का, क्योंकि ना तो हम यहाँ के हिसाब से कर सकते, यहाँ के हिसाब से करेंगे तो यहाँ तो दिन निकल गया, बाकी जगह तो क्या हो रहा है, अभी सूरज दिखाई नहीं दिया है, वहाँ दिन ही नहीं निकला है। और अगर हम यहाँ के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर तो जब तक यहाँ सर निकलता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जैसे कि ना सुबह होने के काफ़ी टाइम हो गया, जैसे दोपहर वाला सा टाइम हो जाता है, तो यहाँ के सारे काम लेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई जितनी जल्दी यहाँ सूरज दिख रहा है उतनी जल्दी यहाँ पर छिपेगा भी तो, है ना, इतनी जल्दी उनको फिर शाम, यहाँ पर शाम भी जल्दी हो जाती है, तो काम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है फिर ऐसे। तो इसीलिए हमने इसके अकॉर्डिंग, जो ये वाली जो मेरिडियन लाइन है, इसके अकॉर्डिंग हम पूरे इंडिया का टाइम कंसिडर करते हैं, ठीक है। यही टाइम ये मानेंगे, यही टाइम ये मानेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडियन नेबर्स, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, फाइंड आउट नेम्स। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज देख लो, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है। तो 7 कंट्रीज है जो इंडिया की लैंड बाउंड्री को शेयर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा क्या है, ये इधर हमारा अरेबियन सी है, ठीक है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, नीचे पूरा हमारा क्या है, ये इंडियन ओशियन है। ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। ये हमारा लक्षद्वीप है इधर, ये भी इंडिया का ही आइलैंड है, और नीचे ये मालदीव्स है, ठीक है। ये आपकी श्रीलंका हो गई। यहाँ पर देखते हैं, ये पूरा आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आपको सारे स्टेट्स बता रखे हैं, ठीक है, आसपास की कंट्रीज बता रखी हैं। और जब हमने लास्ट में भी देखा ना कि डिग्री के हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है, तो वो देखो यहाँ पर जैसे डिग्री मेंशन है, ये है ना, ये सब लिखा है ना, ये डिग्री लिखी हुई है। इसी के हिसाब से हमने इंडिया का जो नॉर्थ पॉइंट है उसकी डिग्री निकाल रखी है, और जो सेकंड लास्ट वाला पॉइंट है साउथ वाला, उसकी डिग्री निकाल रखी है, ठीक है। और इसी के हिसाब से हमने ये इधर साइड में उसका ईस्ट और वेस्ट के ये किस डिग्री पे लाई कर रहा है, इधर ना आप हर चीज़ की डिग्री लिखी हुई है, तो बीच की हम अपने आप ये ज्यूम कर लेते हैं कि 64 या 72 है, तो यहाँ पर एक इक्वल डिस्टेंस करके सबके बीच में, उस हिसाब से हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इनको बताते हैं कि ये कौन से लॉन्गिट्यूड पर है और कौन से लैटिट्यूड पर है।
तो यहाँ पर ये देखो, ये पूरा का पूरा आपको दिखा रखा है। यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बता रखी है, आपकी स्टेट बाउंड्री बता रखी है, ठीक है। और ये कौन सी कैपिटल सिटी है, नेशनल कैपिटल कौन सी है आपकी, दिल्ली। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको दिखा रखी हैं। मैंने आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप बताया भी था। पॉलिटिकल मैप वो है जिसमें आपको अच्छे से स्टेट्स वगैरह पूरे दिखाए गए हों, ठीक है। और फिजिकल में क्या होता है, उसमें सिर्फ नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन कहाँ है, रिवर कहाँ है, ये सब चीज़ें बस। How many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lie or the island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait. हम सबको पता है कि जो इंडिया है और जो श्रीलंका है, ठीक है, उसको सेपरेट क्या करता है, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट कुछ और नहीं बल्कि एक नैरो वाटर पैसेज होता है, एक पतला सा पानी का रास्ता होता है जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। जैसे इसमें दिखा रखा है, ये पतला सा पानी का रास्ता है, ये हमारा पाक स्ट्रेट है जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। इधर बे ऑफ बंगाल को नीचे इंडियन ओशन से जोड़ देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देख लेते हैं। अब इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, मैंने आपको बता दिया। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें बताया है कि जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को चलाने के लिए, क्योंकि अब इतना बड़ा देश है तो उसको चलाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप उसको कोई एक सेंटर में इंसान बैठा दिया और वही चला रहा है। तो इसको चलाने के लिए इसको 28 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, 28 स्टेट्स में इसको बांटा गया है और 8 यूनियन टेरिटरीज में। तो जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है, जैसे कि हर कंट्री की अपनी कैपिटल होती है। हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। और जितने भी स्टेट्स हैं उनको अगर कोई पूछता है कि उनको किस बेसिस पे बनाया गया है, तो आप बताएंगे किस बेसिस पे बनाया गया, उन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया है कि इस एरिया के लोग हिंदी बोलते हैं, इस एरिया के लोग गुजराती बोलते हैं, इस एरिया के लोग राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस हिसाब से उसको क्या किया गया है, उन लैंग्वेज को फॉर्म किया गया है जिससे कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अगर उसमें अब मान के चलो राजस्थान है, अब राजस्थान को गुजरात को सेम कर दे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर दो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो उनको एक साथ सेटल करना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया की करंटली कितनी यूनियन टेरिटरीज है, तो आप बताओगे 8, ठीक है। उसमें से देख लेते हैं, पहले मैं आपको इस मैप से बता देती हूँ कौन कौन सी है। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर कौन सी है, आपकी लद्दाख आ जाएगी, ठीक है। फिर आपकी जम्मू कश्मीर है, उसके बाद फिर आपकी दिल्ली है, दिल्ली के बाद फिर ये आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी इधर, ठीक है। ये आपकी इधर चंडीगढ़ हो जाएगी, ठीक है। ऊपर ये लद्दाख है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, जम्मू कश्मीर है आपका, उसके बाद फिर चंडीगढ़ है, फिर आपका दिल्ली है, ठीक है। फिर आप इधर आओगे तो दमन और दीव और फिर दादरा नगर हवेली। पहले दोनों अलग अलग होती थी लेकिन हम इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो आपकी एक ही हो जाएगी। उसके बाद इधर चलते हैं, ये आपके अंडमान निकोबार हो गए, ठीक है। उसके बाद ये आपकी पुडुचेरी हो गई, ठीक है ना, ये पौंडीचेरी। और उसके बाद ये फिर आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो ये अभी क्या है, ये आपकी सारी यूनियन टेरिटरीज है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फिजिकल डिवीज़न, ठीक है। फिजिकल डिवीजन से पहले मैं आपको इधर बता दूं कि एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। दीज आर वेरी फाइन सॉइल ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। एलुवियल डिपॉजिट वो होते हैं जो बहुत ही फाइन सॉइल होती है, और मैं आपको बता दूं कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल बेस्ट होती है, ठीक है। और ये जो सॉइल है इसको कौन अपने साथ लेकर आता है, रिवर्स लेकर आती हैं। और रिवर का जब पानी पहाड़ों से होता हुआ आता है तो वो अपने साथ इस मिट्टी को लेकर आती हैं और फिर इसको रिवर के बेसिन में जाके क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अ रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू अ मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। ट्रिब्यूटरीज ये एक इस तरह की कोई रिवर या कोई स्ट्रीम होती है जो अपने पानी को किसी मेन रिवर में जाके डिस्चार्ज कर देती है। कि मतलब मान के चलो ये कोई मेन रिवर है, ये गंगा जा रही है, ये गंगा जा रही है, और ये कोई रिवर है, ये अपने पानी को आके इसने गंगा में डिस्चार्ज कर दिया, तो ये गंगा की क्या हुई, ट्रिब्यूटरी हुई, ठीक है। एक तरह से हम बोल सकते हैं सहायक नदी हुई, क्या ना कहीं ये सपोर्ट कर रही है ना, गंगा को सपोर्ट कर रही है रिवर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो इस तरह की जो रिवर होती है वो अपना पानी आगे जाके किसी बड़ी रिवर में डिस्चार्ज कर देती हैं, ठीक है। और ये किसी भी साइड से हो सकता है, इस साइड से कहीं से भी। आगे देखते हैं फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। तो फिजिकल डिवीजन मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि जो फिजिकल फीचर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो भी बाय नेचर बनी है, ठीक है। माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट हो गया, ठीक है, आइलैंड्स हो गए। स्टैंडिंग एज सेटिन इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप हिमालयाज। हिमालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। तो बता रखा है कि जो बड़े बड़े नॉर्थ की साइड में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं जो कि स्नो के हैं, ठीक है, उनको हिमालय वगैरह इनको हिमालय बोलते हैं। और हिमालय का मतलब बता रखा है कि हिमालय का मतलब क्या होता है, अबॉर्ड ऑफ स्नो।
दिस हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। अब देखो जो इंडिया में ऊपर जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनको भी 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो पहाड़ दिखाई देंगे आपको नॉर्थ मोस्ट साइड है उस पर दिखाई देंगे, उनको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको समझना, तो इसलिए आप ध्यान से समझना चीज़ों को कि सबसे ऊपर जो माउंटेन्स हैं ये हैं, जो सबसे ऊपर यहाँ आपको दिखाई देंगे उनको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ठीक है, और जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर है, वो इन्हीं रेंज में है। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय वाली रेंज है ये इसी में है। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है मैंने आपको कल भी बताया था, तो आप ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद है मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब हिमाद्री के जैसे थोड़ा साउथ में आओगे तो नीचे आपको क्या दिखाई देंगे, फिर मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल बोलते हैं इनको। ठीक है, मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो फेमस हिल स्टेशन वगैरह जो लोग घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो हिल स्टेशन है वो आपको इस बीच वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे, मिडिल हिमालयाज में। ठीक है, उसके बाद है द शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज। उसके बाद नीचे आएंगे अब शिवालिक। ठीक है, अब शिवालिक आएंगे। शिवालिक तो सबसे ऊपर क्या थे, ग्रेट हिमालयाज, उन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद आएंगे मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, और सबसे लास्ट में है शिवालिक। ठीक है, ये सबसे नीचे साउदर्न मोस्ट रेंज होती है हिमालय माउंटेन की। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। अब उसके बाद ये हिमालय वाला पार्ट तो खत्म हो गया आपका, इतना ये यहाँ से ये पूरा ये हिमालय वाला पार्ट खत्म हो गया, तीनों रेंज आ गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, अब आ जाते हैं आपके प्लेन शुरू हो जाते हैं। तो ये कहाँ पर लाई करता है, इन तीनों माउंटेन्स के नीचे अब क्या शुरू हो जाता है, प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। तो हमने ये पहले चैप्टर में पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में जो प्लेन एरिया होता है वो क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं होता, वहाँ पर बिल्कुल प्लेन एरिया होता है। और ये किस चीज़ से बना होता है, ये बना होता है एलुवियल डिपॉजिट से। एलुवियल डिपॉजिट मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, जो रिवर अपने साथ जो पहाड़ों से जब पानी लेकर आती है तो अपने साथ क्या लेकर आती है, सिल्ट, सैंड, है ना, ये सब चीज़ें, रॉक भी होती है, तो वो सब अपने साथ लेकर आती है। और ये कौन कौन सी रिवर होती हैं, इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सारी जो रिवर होती है जब ये माउंटेन से होकर आती है तो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट लेकर आती हैं, और फिर यहाँ पर आकर ये सारी रिवर यहीं से तो निकलती हैं और फिर यहाँ कर आकर ऐसे मुड़ जाती हैं सारी, तो इस एरिया पर ये डालती हुई चली जाती है। तो इस एरिया को इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल प्लेन एरिया बना दिया है। ठीक है, और जो ये एलुवियल डिपॉजिट होता है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा लैंड को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल होता है, और इस फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। और इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको इसी वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगी, यूपी, बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद अगर आप फिर ये तो हो गया माउंटेन्स हो गया, ये पूरा आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया। अब आप इधर चलोगे तो इधर आपको क्या दिखाई देगा, ये इधर आपको दिखाई देगा डेजर्ट वाला पार्ट। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपका यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, पूरा डेजर्ट वाला पार्ट है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ड्राई है, हॉट है, और यहाँ पर जो सॉइल है वो आपको कौन सी मिलेगी, सैंडी सॉइल। यहाँ पर कौन सी थी, एलुवियल सॉइल, और यहाँ पर सैंडी सॉइल दिखाई देगी। और यहाँ पर इसी वजह से जो वेजिटेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी भी नहीं होता, ऊपर से जो सॉइल है वो भी सैंडी होती है, और जो सैंडी सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। आगे देखते हैं। टू द साउथ नॉर्दर्न प्लेस लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब आ जाते हैं इधर, ये पूरा माउंटेन हो गया, ये पूरा प्लेन हो गया, इधर डेजर्ट हो गया। अब जो ये नीचे वाला जो एरिया, जो ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ये होता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया होता है। यहाँ पर प्लेट्यूज होते हैं जो कि ज़्यादातर ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। द प्लेट्यू मैंने आपको कल ही बताया था, जो कि सरफेस से थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है, ऐसे होता है, ऊपर से फ्लैट ही है लेकिन थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर, इट इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। तो यहाँ पर अरावली हिल्स के बारे में बताया, तो अरावली हिल्स आपका कहाँ पड़ता है, ये एक तो ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, ठीक है ना, जो काफ़ी सारी हैं ओल्डेस्ट, उनमें से अरावली भी काफ़ी पुरानी है। ये आपका नॉर्थ वेस्ट की साइड पड़ता है, आपकी राजस्थान की साइड पड़ता है, राजस्थान से होता हुआ फिर ये ऊपर दिल्ली तक चला जाता है। उसके बाद है फिर विंध्यास, विंध्यास सतपुड़ा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रेंजेस है। ये आपकी कहाँ पड़ती है, ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। देखो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, ये आपका ग्रेट हिमालयास हो गया। ये आपका फिर बीच में क्या पड़ेगा, आपका यहाँ पर आपका हिमाचल पड़ेगा, उसके बाद ये शिवालिक पड़ेगा, फिर शिवालिक से ये पूरा का पूरा ये पड़ जाएगा आपका नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, जो राजस्थान में पड़ेगा। उसके बाद ये फिर आपकी विंध्यास रेंज, ठीक है, ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ जाएगी। विंध्यास रेंज के नीचे ये आपकी जो सतपुड़ा रेंज है वो पड़ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपकी क्या निकल रही है, ये विंध्या और हिमाचल के बीच में से निकल रही है आपकी रिवर नर्मदा रिवर, ठीक है। तो इस तरह से है ये। अब ये इधर दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर
उसके बाद ये है फिर आपका कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया वो होता है जो समुद्र से लगा हुआ जो एरिया होता है, किनारे वाला जो एरिया होता है। कोस्टल एरिया के बिल्कुल ये पास है, ये आपका इधर वेस्ट साइड में, साउथ वेस्ट साइड में, ये आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। उसके बाद ये फिर आपका ईस्टर्न घाट है, ये वाला एरिया, ठीक है, ईस्टर्न घाट है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, बताया था ना, जो थोड़ा इस तरह का फ्लैट एरिया होता है ऊपर से, ठीक है, पेनिनसुलर वाला जो रीजन होता है। तो यहाँ पर आपको सारा उस तरह का एरिया मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपकी रिवर निकलती है, महानदी रिवर निकल रही है ये आपकी, ठीक है। तो ये जितने भी दिखा रखे हैं इसमें आपकी बहुत सारे माउंटेन हैं, कुछ माउंटेन रीजन है, कुछ प्लेट्यू रीजन है, कुछ प्लेन रीजन है। तो मैंने आपको सारा बता दिया कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। विंध्यास रेंज मैंने आपको दिखा दी। विंध्यास रेंज कहाँ पर है, ये ऊपर आपकी ये रही पूरी विंध्यास रेंज, ये विंध्यास रेंज है, ठीक है। इसके नीचे ये सतपुड़ा रेंज है और इनके बीच में से क्या निकल रही है, रिवर निकल रही है, नर्मदा रिवर। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दिस रेंज। और नर्मदा के जस्ट नीचे मैप में दिखाया था कि उसमें वहाँ तापी भी निकल रही थी। यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, ये रही, ये नीचे तापी रिवर, ये रही, ठीक है। तो दोनों रिवर ये साथ साथ ही चल रही है। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेट ड्रेन इन टू द अरेबियन सी। देखो ज़्यादातर क्या होता है, जो ज़्यादातर जो रिवर होती है ना हमारी, वो सारी के सारे निकलती किधर से ऐसे आती हैं, ये सब भी इधर आके इधर वेस्ट की तरफ मिल जाती है, सॉरी ईस्ट की साइड गिर जाती है। ज़्यादातर रिवर इधर से शुरू होती है, इधर ईस्ट में गिरती है। लेकिन नर्मदा और तापी होती है वो किधर गिरती है, वो इस साइड गिरती है, वेस्ट की साइड गिरती है, इधर अरेबियन सी में। तो ये आपसे पूछ लेते हैं कि जो नर्मदा और तापी है वो किस साइड अपना पानी को गिराती हैं, तो आप बताओगे किस साइड गिराती हैं, वो अरेबियन सी में गिराती हैं, वेस्ट की साइड, ठीक है। और बाकी जो इधर ज़्यादातर जो रिवर्स होती है, इधर जो माउंटेन रिवर्स होती है, ये सारी अपना पानी कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में गिराती है। पूरा से घूम के आती है और फिर ऐसे बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द वेस्टर्न घाट और द सह्याद्री बॉर्डर द प्लाट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट। तो मैंने आपको बताया कि अभी जो इधर जो आप मैप में यहाँ पर देख रहे हो, इधर क्या है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है। इसको हम सह्याद्री माउंटेन्स भी बोल देते हैं, हिल्स वगैरह बोल देते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो फिर दूसरी साइड क्या होता है आपका, बिल्कुल वेस्टर्न घाट के बिल्कुल सामने ये आपका पूरा का पूरा इस तरह से है ना इधर, तो ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाता है, ठीक है। ये पूरी ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है। जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, एंड जो ईस्टर्न घाट है यहाँ पर वो थोड़ा टूटा फूटा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनइवन है। एंड दिस, एक सेकेंड, एंड दिस प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। और जो जितने भी जो ये प्लेट्यू हैं इस वाले एरिया में, ये बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको कोयला मिल जाएगा, आयरन ओर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिया है, इंडिया का जो प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, जो पेनिनसुलर जो सॉरी प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, वहाँ पर मिनरल और आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई इन द कोस्टल प्लेन। मैंने बता दिया जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, वो कोस्टल प्लेन पर है क्योंकि वो समुद्र से लगा हुआ एरिया है। द वेस्ट कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। तो जो वेस्ट का जो कोस्टल प्लेन है, जो वेस्ट साइड पे है, वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। और जो ईस्ट का जो कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। दे आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और बहुत सारी रिवर ऐसी है जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रिवर कहाँ गिरती हैं, ईस्ट साइड में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ रिवर है जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सभी अपना पानी कहाँ पर छोड़ती हैं, बे ऑफ बंगाल में छोड़ती हैं, ईस्ट की साइड छोड़ती हैं। एंड दीज रिवर हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये सारी जो रिवर है कहाँ, मतलब ज़्यादातर जो रिवर है तो माउंटेन से निकल कर आती है, फिर ये रिवर है ये वेस्टर्न घाट से निकल रही है। तो ये जो रिवर होती है हमेशा अपने साथ सिल्ट, सैंड, ये सब चीज़ें लेके चलती हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी अपना पानी छोड़ती हैं, जैसे मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल में जाके पानी छोड़ती हैं, तो वहाँ पर ये क्या बना देती हैं, जहाँ बिल्कुल इनका पानी समुद्र से गिरता है, तो जो वो वाला जो एरिया होता है ना, जिस एरिया पे ये दोनों चीज़ें मीट कर रही हैं, इन दोनों का पानी मीट कर रहा है, तो वहाँ पर उस एरिया को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। वहाँ पर ये डेल्टा बना देती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डेल्टा कैसा होता है, ये अपने साथ जो भी सिल्ट, सैंड लेकर आती है ना, उस एरिया वहाँ पर आकर उसको छोड़ देती है, ठीक है। उस एरिया पे उसको जितना भी सामान अपने साथ लेकर चली आ रही हैं ये, उसको वहाँ पर छोड़ देती हैं जब ये समुद्र के पानी से मिलती हैं। तो वहाँ पर वो जो सिल्ट, सैंड, वो सब जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, और जहाँ पर जितनी ज़्यादा वो चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं वहाँ पर वो उतना ही बड़ा डेल्टा बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो वो कहाँ पर बनता है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनता है, ठीक है। सॉरी, ब्रह्मपुत्रा नदी पर नहीं, मैं बताती हूँ आपको, वो उसका जो नाम है वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। और वो किस वजह से बनता है, किंदो रिवर की वजह से बनता है वो आपको बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के फ्लो से, ठीक है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों ही अपना पानी लेकर चली आती है, तो उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में रिलीज करती हैं, ठीक है। तो उससे पहले वो क्या बनाती है, अपना सिल्ट और सैंड यहाँ पर सारा इकट्ठा कर देती है, और जो सहज समुद्र में पानी डालती है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें वो वहीं पर छोड़ देती हैं।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो आप बताओगे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और जो रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारा का सारा अपना पानी कहाँ पर छोड़ती है? बे ऑफ बंगाल में छोड़ती हैं, ईस्ट की साइड छोड़ती हैं। और दो ईस्ट की साइड हमने कौन सी बताई थी, सॉरी वेस्ट की साइड कौन सी हमने दो रिवर पढ़ी थी, नर्मदा और तापी। दोनों नर्मदा और जो तापी हैं वो दोनों रिवर कैसी हैं, जो अपना पानी इधर वेस्ट की साइड छोड़ती हैं, और बाकी ये सारे रिवर अपना पानी इधर बे ऑफ बंगाल में ईस्ट की साइड। देखिए ये सुनामी, ये वेव्स वगैरह दिखा रखी है, जो सुनामी आती है तो क्या हाल होता है और किस तरह की जो वेव्स होती है कितनी ज़्यादा तेज़ होती हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा किलर्स होती हैं ये। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ, अब देखो आइलैंड्स भी होते हैं, मैंने आपको बताया। इधर जो हमारा अरेबियन सी है उसमें कौन से आइलैंड है, उसमें हमारे लक्षद्वीप है, ठीक है, ये इंडिया का ये वाला पार्ट हो गया। तो इधर क्या है हमारा, इधर हमारा अरेबियन सी है और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारा इस साइड है, ठीक है, अरेबियन सी में। और दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और यहाँ पर कोरल भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड द अंडमान एंड निकोबार लाई टू द साउथ वेस्ट टू द इंडियन मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और बल्कि जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ पर है हमारे, ये बे ऑफ बंगाल में इस साइड में है। सो डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर इफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004, तो आपको बताना है कि कौन सा आइलैंड जब 2004 में जब सुनामी आई थी तो कौन सा आइलैंड था जिसका सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा था उस सुनामी की वजह से। तो ये आप हमें बताएंगे। फाइंड आउट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड बाय स्पीकिंग पीपल हाउ इन डिफरेंट पीपल फेस द चैलेंज, तो आपको अपने आसपास के लोगों से पूछना है कि उस सुनामी में क्या हुआ था, लोगों को कितना ज़्यादा उसका जो होता है ना कि कोई सुनामी वगैरह आती है तो कितना बुरा हाल हो जाता है किसी एरिया का। तो उस समय आपके पास कांटेक्ट में जो भी लोग थे, जो भी उस घटना को जानते हैं, आपको उनसे बात करनी है और उनसे पूछना है कि उस चीज़ का वहाँ उस लैंड पर या वहाँ के रहने वाले लोगों पर क्या फ़र्क पड़ा था। सुनामी क्या है, एक ह्यूज सी वेव होती है, मतलब बहुत तकड़ी जो समुद्र में लहरें उठती हैं, तो उसी को हम सुनामी बोलते हैं। और वो जनरेट किस वजह से होती है, वो अर्थक्वेक की वजह से होती है। जो नीचे जो सी फ्लोर होता है, जो सी का भी जो फ्लोर होता है कहीं ना कहीं तो वो एंड हो रहा है ना, तो उस पर जब अर्थक्वेक आती है वहाँ पर भी क्या आती है, वहाँ पर भी अर्थक्वेक आती है। और उस अर्थक्वेक की वजह से जो सी का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और उस वजह से अगर वो लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं या अपने पानी का जो सी वेव्स होती है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, तो वो जो आसपास का जो एरिया होता है उसे बहुत बुरा असर होता है इस चीज़ का, ठीक है। सब कुछ मतलब वहाँ के लोगों के घर, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, सब मतलब सब खराब हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।